मोहम्मद रफ़ी के 100 साल। जब मन्ना डे ने कहा, हज़ारों मुझ जैसे आएंगे पर एक और रफ़ी नहीं होगा। बर्फीली पहाड़ियों पर दिल खोलकर खुल्लम खुल्ला प्यार का इजहार कर दे। शम्मी कपूर को याहू चाहे कोई मुझे जंगली कहे गाने के लिए आवाज़ चाहिए थी, तो वह अल्लड़ बौकपन रफ़ी की आवाज़ में मिला। मोहम्मद रफ़ी और शम्मी कपूर का साथ। एक वक्त था जब फिल्मों के हिट गाने का मतलब मोहम्मद रफ़ी होता था। उनके न रहने के सालों बाद भी लोग और दिल जीत लेने वाले अंदाज के किस्से सुनाते नहीं थकते। इसकी एक मिसाल शम्मी कपूर के किस्सों में मिलती है। कहा जाता है कि मुकेश राज कपूर की आवाज़ थे, वैसे ही मोहम्मद रफ़ी शम्मी कपूर की आवाज़ थे। सुजाता देव की किताब मोहम्मद रफ़ी एक गोल्डन वॉइस में शम्मी कपूर याद करते हैं, हम लोगों को तारीफ करूँ क्या उसकी गाना रिकॉर्ड करना था। रात भर मैं सोया नहीं। मैं चाहता था ये जुमला बार बार दोहराया जाए और फिर गाने का अंत हो, लेकिन संगीतकार ओपी नैयर को मेरी सलाह पसंद नहीं आई। मेरी निराशा देखकर रफ़ी ओपी नैयर से बोले, पापा जी आप कंपोज़र हो, मैं गायक हूँ, पर पर्दे पर तो शम्मी कपूर को ही एक्टिंग करनी है, उन्हें करने दो। अगर अच्छा नहीं लगेगा तो हम दोबारा कर लेंगे। रफ़ी साहब ने वैसे ही गाया जैसा मैंने सोचा था। शम्मी कपूर बताते हैं, जब ओपी नैयर ने गाना देखा तो मुझे बाहों में भर लिया और दुआएं दी। रफ़ी साहब ने अपनी शरारती पर नरम आवाज़ में कहा, अब बात बनी ना। रफ़ी साहब चुटकी में दिल जीत लेते थे। मैं मोहम्मद रफ़ी के बगैर अधूरा हूँ। मुझे मशहूर गायक मन्ना डे का एक बहुत पुराना इंटरव्यू हमेशा याद आता है। पत्रकार के सवाल पर उन्होंने कहा था, रफ़ी साहब नंबर 1 थे, मुझसे बेहतर। मैं अपनी तुलना सिर्फ रफ़ी से करता हूँ। जैसा वह गाते हैं शायद ही कोई गा पाता। अगर रफ़ी नहीं होते तभी मैं उनकी जगह ले सकता था। हम दो ऐसे गायक थे जो हर तरह के गाने गा सकते थे। मोहम्मद रफ़ी ने उस दौर में गाने गाए जब बतौर गायक मुकेश और किशोर कुमार भी फिल्मों में छाए हुए थे। हालांकि इन सब के आपसी रिश्ते नायाब थे। मुकेश के बेटे नितिन मुकेश ने बताया, इन सब का रिश्ता बहुत सुंदर था। मुझे ताज्जुब होता था जब फ़ोन उठाकर मुकेश जी रफ़ी साहब को कहते, रफ़ी मियाँ तुमने ये गीत इतना खूबसूरत गाया है, काश मैं तुम्हारी तरह गा सकता। कभी रफ़ी साहब का फ़ोन आता कि मुकेश तुमने कितना सुंदर गाया। इतना मकबूल होने के बावजूद रियाज और खुद बेहतर करने की मोहम्मद रफ़ी की ललक कैसी थी, इसका किस्सा संगीतकार खयाम अलग अलग जगहों पर कई बार बता चुके हैं। खयाम ने बताया था कि रफ़ी बार बार मुझे दावत पर बुलाते। मुझे लगा कि क्या माजरा है। फिर रफ़ी साहब की ओर से मेरे लिए गुजारिश आई, आप मेरी आवाज़ में मिठास भर दीजिए। ये तब की बात है जब रफ़ी अपनी लोकप्रियता के उरज पर थे। मुझे यकीन नहीं हुआ। दरअसल उस समय रफ़ी हाई पिच वाले गाने गाया करते थे। खयाम कहते हैं, मैंने उनके सामने कुछ शर्तें रखी, जैसे ये भूल जाए कि वे महान गायक हैं। रिहर्सल के दौरान उनके आसपास कोई नहीं होगा। इस दौरान पर फ़ोन पर भी किसी से बात नहीं करेंगे। रफ़ी साहब ने मुझे तन्मयता से मुझसे ट्रेनिंग दी। इसका नतीजा हुआ जब उन्होंने गज़ल गाई, गज़ब के किया तेरे वादे पर एतबार किया। यह मिठास जो रफ़ी को चाहिए थी वह उन्हें मिली। अपनी गायकी के अलावा जिस बात के लिए अक्सर लोग मोहम्मद रफ़ी की तारीफ़ किया करते हैं वह था उनका शांत और विनम्र अंदाज़। 1967-68 में सी रामचंद्र रफ़ी साहब के साथ एक गीत रिकॉर्ड कर रहे थे, लेकिन रफ़ी जी से बार बार गलतियां हो रही थी। कई बार रिकॉर्डिंग करनी पड़ी। सी रामचंद्र गुस्सा हो गए और कहा, रफ़ी मियाँ क्या हो रहा है? मैंने क्या म्यूज़िक स्कूल खोल रखा है? जो गाना दिया है याद कीजिए और गाइए। वे बताते हैं, रफ़ी जी मेरे माफ़ी भरे अंदाज में कहा, माफ़ कीजिए, ये गाना मेरे जहन में बैठ नहीं रहा है, मैं अभी करता हूँ। उन्होंने तब तक गाया जब तक संगीत निर्देशक को तसल्ली नहीं हो गई। बाद में वो साज बजाने वाले सारे कलाकारों के पास गए, सबसे माफ़ी मांगी। इसी विनम्रता की वजह से वे सबके पसंदीदा थे। मोहम्मद रफ़ी के गानों की लोकप्रियता का अंदाज इस पूर्व सैनिक के किस्से से मिलता है। थोड़ी बातें रफ़ी के बचपन के बारे में। मोहम्मद रफ़ी का जन्म 24 दिसंबर 1924 को अमृतसर के पास कोटला सुल्तान सिंह में अल्लाह राखे और हाजी अली मोहम्मद के घर हुआ। प्यार से उन्हें फीको कहा गया। हाजी अली मोहम्मद बेहतरीन खानसामा थे। वे 1926 में लाहौर चले गए। फीको कोटला सुल्तान सिंह के स्कूल में ही पढ़ाई करते थे। 12 साल की उम्र में रफ़ी के परिवार बाकी सदस्यों के साथ लाहौर चले गए। इसके बाद रफ़ी कभी स्कूल नहीं गए। उन्होंने अपने बड़े भाई के साथ बाल काटने का काम शुरू किया। रफ़ी संगीत के दीवाने थे।
पिता संगीत के सख्त खिलाफ थे। इस वजह से वे चोरी छिपे गाते थे। ये किस्सा तो काफ़ी मशहूर है कि लाहौर में एंतारा बजाने वाला एक फ़कीर आया करता था। इसका गाना सुनते सुनते रफ़ी उनके पीछे पीछे चल जाते थे। वे अक्सर हजरत दाता गंज बख्श की दरगाह पर ही जाते थे। एक दफ़ा लाहौर में पटिंडिया रेडियो के अधिकारी जीवन लाल मट्टो नूर मोहल्ला से गुजर रहे थे। तभी उनके कानों में एक बेहद सुरीली आवाज़ पड़ी। आवाज़ अनोखी थी। आवाज़ का पीछा करते हुए उस दुकान में गए जहाँ रफ़ी किसी का बाल काट रहे थे। इस अधिकारी ने उन्हें रेडियो में काम करने का मौका दिया। एक बार लाहौर में उस वक्त के मशहूर गायक के सहगल के कार्यक्रम में बत्ती गुल हुई। समय काटने और लोगों को बांधे रखने के लिए युवा रफ़ी मंच पर गए। महफिल में मौजूद संगीत निर्देशक श्याम सुंदर उनसे इतना मुतासिर हुए कि रफ़ी को बम्बई आने की सलाह देकर चले गए। रफ़ी को शुरू में 1944 में फिल्म पहले आप और फिर गाँव की गोरी में गाने का मौका मिला। पहले आप में कोरस में गाना था। गाना कुछ ऐसा था कि सैनिकों की कदम ताल की आवाज़ की तरह गायकों को भी कदम ताल करनी थी। रिकॉर्ड के बाद नौशाद ने देखा रफ़ी के पैरों से खून निकल रहा है। पूछने पर मोहम्मद रफ़ी ने बताया कि उनके जूते कुछ ज़्यादा ही टाइट हो चुके हैं। गाना चल रहा था इसलिए उन्होंने कुछ नहीं कहा। मोहम्मद रफ़ी की शोहरत और कामयाबी की बात संगीतकार नौशाद का जिक्र किए बगैर अधूरी है। दोनों ने बैजू बावरा, कोहिनूर, मदर इंडिया, मुगले आज़म, आन, गंगा जमुना, मेरे महबूब, राम और शाम, पाकीज़ा जैसी अनेक फिल्मों में साथ काम किया। नौशाद के बेटे राजू नौशाद के मुताबिक नौशाद रफ़ी जी से घंटों रियाज करवाते थे और रफ़ी जी बैठकर अभ्यास करते थे। तब नौशाद उनसे हंसते हुए कहते, अब जाओ और दूसरे गानों की प्रैक्टिस करो, वरना तुम कभी अमीर नहीं बन पाओगे। ये रिश्ता सिर्फ संगीत का नहीं था, रफ़ी साहब की बेटियों का निकाह भी नौशाद ने पढ़वाया था। ऐसा नहीं था कि विनम्र तबीयत वाले मोहम्मद रफ़ी कभी नाराज़ नहीं हुआ करते थे, लेकिन उसका भी उनका अलग अंदाज था। वरिष्ठ संगीतकार ओमी ने अपनी यादों के साझा किया। वे बताते हैं, एक बार रफ़ी मुझसे नाराज़ हो गए। वो बहुत कम होता था। साल 1973 में फिल्म धर्मा की कव्वाली राज की बात रही दो तो रिकॉर्डिंग की मैं रिटेक करना चाहता था। रफ़ी साहब थोड़ा सा नाराज़ हो गए और बोले, क्या कह रहे हो? रफ़ी साहब से ऐसी बात सुनना असामान्य बात थी। मैंने भी थोड़ा सख्ती से कहा, ठीक है पैकअप। रफ़ी साहब बिना एक शब्द कहे चले गए। ओमी के मुताबिक अगली सुबह 6 बजे घर की घंटी बजी। सामने रफ़ी साहब थे। उन्होंने पंजाबी में कहा, क्या मैंने तुम्हें नाराज़ कर दिया? चलो कल वाली कव्वाली सुनते हैं। मैं अमेरिका से स्पीकर लाया था, इन्हीं पर सुनते हैं। सुनने के बाद विनम्रता से पूछा, क्या दोबारा इन्वर्ट करना है? मैंने उन्हें गले लगा लिया और कहा कि खान अपने स्पीकर लेकर जाओ। मैं उन्हें खान बुलाता था और वे बोले, ये स्पीकर आपके लिए है। रफ़ी जी की फ़ीस 3000 रुपये थी और स्पीकर की कीमत 20,000 रुपये थी। ये थे रफ़ी साहब। ऐसा नहीं है कि कामयाब होने के बावजूद उनके लिए चुनौती नहीं थी। रफ़ी साहब पर दास्तान रफ़ी नाम की डॉक्यूमेंट्री बन रही थी। डॉक्यूमेंट्री में संगीतकार मदन मोहन के बेटे संजीव कोहली कहते हैं, कभी कभी गायकी की विविधता बाधा बन जाती है। जैसे रफ़ी साहब ने 60 के दशक में जंग ली कि वे बार बार देखे जैसे गाते थे वे अपना स्टाइल बना रहे थे। लेकिन एक बार मदन मोहन जी ने रफ़ी साहब को कहा कि अगर तुमने अभी याहू जैसा गाना गाया तो मैं अपनी रिकॉर्डिंग कैंसिल कर दूंगा। तुम पहले उस मूड से निकल जाओ। मेरा गाना गंभीर है, मुझे उसमें अदायगी कम चाहिए। मोहम्मद रफ़ी ने करियर की ऊंचाई देखी तो एक ऐसा भी दौर आया जब उसमें ढलान दिखने लगी। यह बात 70 के दशक की शुरुआत की थी। उस दौरान रफ़ी हज करके लौटे थे। दिलीप कुमार, शम्मी कपूर जैसे दिग्गज अभिनेता जिनके लिए रफ़ी गाया करते थे वे धीरे धीरे सिमट रहे थे। ये राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन वाला दौर था। जो संगीतकार और गीतकार रफ़ी के लिए गीत संगीत रचते थे उनमें से कई गुजर चुके थे या एस.डी. बर्मन की जगह आर.डी. बर्मन जैसे नई पीढ़ी के संगीतकार आए थे। ये नए तरह के संगीत और किशोर कुमार जैसे गायकों के साथ काम करने लगे थे। लेकिन रफ़ी ने इस दौरान खुद पर हावी नहीं होने दिया। कई संगीतकारों ने उनका साथ दिया। जब फिल्म लैला मजनू का संगीत तैयार होने लगा था तो मदन मोहन इस बात पर अड़ गए कि युवा एक्टर ऋषि कपूर के लिए रफ़ी ही गाएंगे, वरना वे फिल्म नहीं करेंगे। साल 1760 में
फिल्म रिलीज हुई तो इसके गाए गए गाने ज़बरदस्त हिट हुए। हालांकि इससे पहले ही मदन मोहन गुजर गए थे। हर दौर के गायकों पर मोहम्मद रफ़ी का असर रहा था। इसमें सोनू निगम भी शामिल है। मोहम्मद रफ़ी की बेटी नसरीन के मुताबिक रफ़ी साहब कहा करते थे, मैं अल्लाह से यही दुआ करता हूँ कि जब मैं टॉप पर रहूँ तो वह मुझे उठा ले, और उनकी दुआ कबूल हो गई। साल 1980 में जब उनका इंतकाल हुआ तो वो टॉप पर थे। मन्ना डे और मोहम्मद रफ़ी एक दफ़ा साथ में स्टेज शो कर रहे थे। तब मन्ना डे ने मंच पर कहा, दोस्तों इस युग में हज़ारों मन्ना डे आएंगे पर कभी एक ऐसा मोहम्मद रफ़ी नहीं होगा।